और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। रांची में एक बार फिर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई है। अपराधियों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है जबकि दूसरा घायल है। फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल कायम है। रांची में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराधियों ने ग्राम सभा के सचिव को मारी गोली। ग्राम सभा सचिव शंकर सुरेश उरांव घायल। गोलीबारी में एक दूसरे शख्स सामू उरांव की मौत। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप। रांची के डोरंडा में उस समय सनसनी फैल गई जब अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सामू उरांव नामक एक शख्स की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जिस समय अपराधियों ने फायरिंग की उस समय मृतक सामू उरांव ग्राम सभा सचिव शंकर सुरेश उरांव के साथ मौजूद था। माना जा रहा है कि अपराधियों के निशाने पर शंकर सुरेश उरांव ही था, जो 2 गोलियां लगने से बुरी तरह से घायल है। घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। ऐसे तो हम घर में थे, तो फोन के द्वारा मुझे उस जगह पे बुलाया गया, तब मुझे जानकारी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच करती दिखी। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोग सख्ते में हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है, जिससे वो डर के साए में जीने को मजबूर है। भय में क्या सर, वो तो आपका 28 को तो यहाँ मर्डर एक हुआ ही है, इसके बाद फिर दोबारा हो रहा है। तो यहाँ है भूमि माफिया और अपराधी प्रवृत्ति का लोग हैं यहाँ बहुत। अपराधियों की गोलीबारी ने ये साबित कर दिया है कि रांची में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। अपराधी कभी भी किसी की भी हत्या कर फरार हो सकते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। शहर में आए दिन गोलीबारी की घटनाओं से शहरवासी सख्ते में हैं। आज फिर डोरंडा के घाघरा इलाके में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है रिम्स अस्पताल में। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर हालात कब तक बेहतर हो पाएंगे। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए, ओम प्रकाश बता रहे थे कि अनुसंधान में पुलिस जुटी है और जांच कर रही है। अजय लाल से सीधे जुड़ते हैं। अजय, क्या अपडेट है इस अनुसंधान के बाद? देखिए विवेक, की अनुसंधान जो है सरकारी शब्द है जो बरसों तक चलती रहती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा विवेक। आपको जानकारी होगी कि अक्टूबर के महीने में अरगोड़ा थाना से महज 300 गज की दूरी पर एक गैस एजेंसी में लूटपाट हुई थी। दिन दहाड़े अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए लूट लिए। अक्टूबर के बाद नवंबर आया, दिसंबर आया, जनवरी भी 10 दिन लगभग में बीतने को है, लेकिन अब तक केस डायरी तैयार नहीं किया पुलिस ने। तो आप समझ सकते हैं किसी की गिरफ्तारी भी होगी तो जमानत उससे आसानी से अदालत से मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये विवेक कि पुलिस का इकबाल जो होना चाहिए शहर में अपराधियों के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। लिहाजा अपराधी ये समझते हैं कि यदि किसी कांड को अंजाम देंगे तो बहुत ज्यादा होगा, तो वो 14 दिन की हिरासत होगी, फिर जमानत मिल जाना है। जाहिर सी बात है, जब ऐसी कार्यशैली होगी पुलिस की तो अपराधी अपराध करने से डरेंगे नहीं। पुलिस का इकबाल होना चाहिए, कानून का इकबाल होना चाहिए कि यदि मैं अपराध करता हूं तो मुझे दंड मिलेंगे और सजा भी होगी। लेकिन माफ करेंगे, रांची की पुलिस सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पर अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करती है। किसने रेड लाइट क्रॉस किया, किसे चलान काटना है, पूरी ऊर्जा मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से कि रांची की पुलिस जो कानून व्यवस्था के ऊपर होनी चाहिए पकड़, वो बिल्कुल ढीली होती जा रही है। और एक और बड़ी वजह यह भी है कि राजधानी रांची में पुलिस बल की भारी कमी है। 16-16 घंटे पुलिसकर्मियों को काम करने पड़ते हैं, लेकिन कोई बहाली नहीं हो रही। लिहाजा अपराधियों के मंसूबे पूरे उफान पर हैं। विवेक, पुलिस प्रवक्ता का क्या कहना है इस मसले पर? विवेक, सवाल दोहराएंगे। पुलिस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड है अभी, या फिर इस मसले पर कुछ भी नहीं कहेंगे?
देखिए अभी नए साल में पुलिस के द्वारा जो विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। अक्सर ये होता है कई राज्यों की पुलिस को हमने देखा है, चाहे आप बिहार पुलिस की बात करें, चेन्नई पुलिस की बात करें, आंध्रा पुलिस की बात करें, नए साल में होता यह है कि पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता बाजाबता अपना पूरा का पूरा कार्यशैली के बारे में बताते हैं कि नए साल में हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक रांची की पुलिस या फिर कह सकते हैं झारखंड की पुलिस ने कोई विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी किसी कार्यशैली के बारे में, अपनी किसी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया है। और जाहिर सी बात है, अपराधी घटना के बाद जो सरकारी शब्दों में कहा जाता है कि पुलिस को अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है, अनुसंधान जारी है, अपराधी बचेंगे नहीं, ये तमाम ऐसी भाषाएं हैं जो लोग सुनते सुनते कान पक गए, लेकिन अब तक कोई असर नहीं दिख रहा है। लिहाजा चाहे वो मुख्यमंत्री आवास का इलाका हो, डोरंडा इलाका हो, रातू इलाका हो, बिरसा चौक हो, कहीं पर भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई बड़ी गश्ती हो रही है। गश्ती तभी होती है जब कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहन रखा हो। तो आप कह सकते हैं कि पुलिस की कार्यशैली में जो सुधार दिखना चाहिए वो फिलहाल बिल्कुल नहीं दिख रहा विवेक। और अपराधी क्या एक बाइक पर 2 व्यक्ति क्या 4-4 व्यक्तियों आसानी से गुजरते देख चले जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नतीजा आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े सरेआम गोलीबारी हो रही है और पुलिस जैसा कि कहती है कि अनुसंधान जारी है, वो अनुसंधान भी होता रहेगा। और ये अपराधी भी इस बात को जानते हैं कि सरकारी अनुसंधान का क्या हाल होता है विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनुसंधान अभी जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है तो अभी पुलिस के हाथ जो है अपराधियों तक नहीं पहुंचे, तो इसलिए पीसी भी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। आरक्षण पर 124वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास हो गया। इसमें सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 323 वोट और विपक्ष में 3 वोट पड़े। वोटिंग से पहले हुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से सामाजिक वैमनस्यता खत्म हो रही है और साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आजादी के बाद पहली बार उन्हें उनका अधिकार मिलने जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि वे जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति के लिए आज होली, दिवाली और दशहरा सब है। आज जो ये बिल है, माननीय मोदी जी ने जो समाज की वैमनस्यता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और फॉरवर्ड के बीच में जो वैसी जातियां जो रिजर्वेशन से छूट गई थी, उसके रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। और इतने वर्षों से आजादी के 70 वर्ष बाद जो अमीर लोग थे या जो फॉरवर्ड क्लास कहलाते हैं, उनको जो समाज में समस्या थी, उनको जो शेड्यूल कास्ट के प्रति, शेड्यूल ट्राइब के प्रति, ओबीसी के प्रति, बार बार रिजर्वेशन के प्रति, जो कि महेंद्र पांडे जी बोल रहे थे, जो एक हमेशा आंदोलन हो रहा था, उसकी पूर्णतया समाप्ति कर दी। क्या ये सबका साथ सबका विकास नहीं? मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, दूसरे के लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे जैसे परिवार में पैदा हुए लोगों के लिए आज होली, दीपावली, दशहरा सब है। जो प्रेमचंद्र की लाइन है कि हम लोगों को अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जो बड़ी जहरीली थी, उस जहर को समाप्त करने के लिए जो ये कानून माननीय मोदी जी और उनकी सरकार लाई है, हम उनका समर्थन करते हैं और सारी पार्टियों से आह्वान करते हैं कि इस बिल का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर सीएम रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे पूरी तरह से मिशन झारखंड में जुट गए हैं। मंगल पांडे ने लगातार दूसरे दिन बैठक कर सूबे की सभी 14 सीटों पर फतह करने की रणनीति बनाई और उसके हिसाब से नेताओं को टास्क दिए। सिर पर 2019 की चुनावी परीक्षा, लगने लगी नेताओं की पाठशाला, तेज हुआ बीजेपी का मिशन झारखंड, 14 में 14 अंक लाकर अव्वल आने की तैयारी। 2019 की चुनावी परीक्षा सिर पर है और झारखंड में सभी 14 सीटों पर फर्स्ट डिवीजन से पास होकर बीजेपी लोकसभा की परीक्षा में अव्वल आना चाहती है। लिहाजा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मिली नई जिम्मेदारी के बाद झारखंड के लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे पूरी तरह रेस में आ गए। सोमवार को बीजेपी दफ्तर में शुरू हुआ ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला मंगलवार शाम तक जारी रहा।
बैठक में पार्टी ने अपनी उस कमजोर चैप्टर पर भी नजर डाला जिसके तहत चर्चा है कि बीजेपी मौजूदा सांसदों में से कई का चेहरा बदल सकती है और शायद यही वजह थी कि चेहरा बदलने के सवाल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री सीपी सिंह ने साफ किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, न कि किसी चेहरे के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दल के उम्मीदवार के लिए काम करते हैं, चेहरे के लिए काम नहीं करते। इससे पहले मंगल पांडे ने अलग से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने, जनता के बीच लोकप्रिय योजनाओं के प्रचार प्रसार, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत सहित कई योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुंचाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने, मीडिया से दोस्ताना संबंध बनाकर जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने, कमजोर सीटों पर संभावित उम्मीदवार बदलने, आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी नेताओं का दौरा कराने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दौरा सुनिश्चित कराने, हर पल करवट लेती राजनीति पर प्रवक्ताओं को चौकस नजर रखने, वहीं ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेताओं ने सामूहिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी। हम तो बहुत आभार व्यक्त करेंगे केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है और अब हमें लगता है कि सारे लोगों को एक जीने का जो अधिकार होना चाहिए वो मिला है। नए साल में नए सौगात माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को एक सौगात के रूप में दिया है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनका डिमांड है कि उनको भी प्राथमिकता दिया जाए और इसलिए मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह साहसिक ऐतिहासिक कदम है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने नेताओं को फील गुड करा दिया है और चर्चा है कि जल्द ही मंगल पांडे का एक दौरा होगा जिसमें इन सारे एजेंडों की समीक्षा होगी। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। और जेएमएम सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में पाखुड़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें शिबू सोरेन के 75वें जन्मदिवस को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया और साथ ही ज्यादा से ज्यादा पार्टी के नए सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए। माननीय गुरुजी का 75वां जन्मदिन हम लोग मनाने वाले हैं अभी 11 तारीख को। उसको लेकर के एक लक्ष्य हमें दिया गया है कि हर जिले से कहीं पे लाख, कहीं पे 1,25,000, कहीं पे 2 लाख, जिला के हिसाब से कि एक टारगेट बना करके हम लोग काम करें। और लोग आज जेएमएम से जुड़ना चाहते हैं और जेएमएम में जितने लोग जुड़ना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम एक तोहफा के रूप में गुरुजी को ये सदस्यता अभियान बनाकर। और बोकारो की पेखनारायणपुर थाना पुलिस ने नक्सली कमांडर रणविजय महतो दस्ते के सहयोगी मंगला उर्फ मंगरा मांझी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 3 नक्सली कांडों में मंगरा की तलाश थी। इसमें सोनाराम सोरेन की हत्या का मामला भी शामिल है। मतलब 3 नक्सली कांड में इसका नाम है। पेंक नारायणपुर कांड संख्या 43/18, नवाड़ी थाना कांड 38/30 और पेंक नारायणपुर थाना कांड 7/18। ठीक है, इन तीनों कांड में है। तीनों मतलब नक्सली कांड है और इसका है मतलब ये रणविजय महतो है, नक्सली रणविजय महतो का दस्ता है और ये सहयोगी के नक्सल सपोर्टर के रूप में काम करता था। और लातेहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। कहा जा रहा है कि इन दिनों 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली नेता सुधाकरण इसी क्षेत्र में है और इतना ही नहीं, सुधाकरण की पत्नी के साथ ही बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रभाव रखने वाले कई नक्सली नेता इन दिनों लातेहार में हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बल इस मसले पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लिहाजा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जनता और प्रशासन के बीच की दीवार को पाटने के लिए झारखंड पुलिस के मुखिया टीके पांडे मंगलवार को पलामू के घोर नक्सल प्रभावित हरिहरगंज थाना क्षेत्र के पथरा विकेट पहुंचे, जहां डीजीपी ने ग्रामीणों के साथ सीधी बातचीत की और उनका दुख दर्द जाना, बल्कि ग्रामीणों के बीच कंबल और अन्य जरूरी सामानों का वितरण भी किया गया।
और रांची पुलिस साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में पिछले दिनों चेक का क्लोन तैयार कर लाखों की ठगी का मामला सामने आया था और इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना संतोष चौरसिया और संतोष महतो को गिरफ्तार किया था। एसएसपी की माने तो इन दोनों ने रांची में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और ऐसे में पुलिस अब इनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का आग्रह ईडी से करने जा रही है। पूर्व में साइबर अपराधी पकड़े गए हैं, जैसे जिनके द्वारा चेक क्लोनिंग के माध्यम से भारी राशि की निकासी की गई थी, तो उनकी जो अर्जित संपत्ति है, जो इस अपराध में लिप्त रहते हुए उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसकी एक सूची तैयार की जा रही है और ईडी को भेजा जाएगा उसमें उस संपत्ति को जब्त करने के लिए। से जहां सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार 2 युवकों की मौत से नाराज लोगों ने मंगलवार को जमकर बवाल मचाया और करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। घटना बैंक मोड़ और खिंदवाड़ी थाना क्षेत्र के सीमा से जुड़ी हुई है, जहां NH32 पर एक क्रेन ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो क्रेन के नीचे दब गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग NH32 को जाम कर दिया, आगजनी शुरू कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जाम हटाने पहुंची पुलिस को भी लोगों ने पथराव उनके ऊपर किया। मुआवजा के लिए जो सरकारी प्रावधान है उसी के तहत दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो इंश्योरेंस के जो प्रावधान है कोर्ट में केस किया जाएगा और उनको जो इंश्योरेंस के तहत जो प्रावधान के तहत जो मुआवजा मिल रहा है वो मुआवजा दिया जाएगा। कांड दर्ज होने के उपरांत जो कोर्ट से जो देव मुआवजा है वो तो कुछ दिन बाद मिलेगा। प्लस सीओ साहब भी आए हुए, एसडीओ साहब भी आए हुए, उनके जो विधवा पेंशन है और जो जिनकी मृतक की जो मौत हुई है उसकी जो वाइफ है उसको विधवा पेंशन और जो भी सरकारी प्रावधान के अनुसार देय है वो दिया जाएगा। और गुमला के कुरकुरा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। हाथियों की झुंड ने जहां रामपुर में मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया था, मंगलवार को भी कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास कई घरों में तोड़फोड़ की और इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह लोगों की जान बचाई। 10 बजे हाथी आके घर में घेरा किया, उसके बाद में हम लोग बहुत अपना मुश्किल से अपना जान बचाए और 2.5 घंटा तक हम लोग घर के अंदर में था। और उसका गांव 5 आदमी को एकदम घर से निकाले किसी तरह बचाए हैं, नहीं रहते तो 5 आदमी मारा जाता कल की घटना की तरह। 3 हाथी हम लोग ऊपर जब दौड़ा तो फिर हम लोग वहाँ पे जान बचाने के तौर पर भाग गए। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से घेर करके हम लोग मसाल उसाल ले करके फिर हम लोग पब्लिक का जान बचाए, यहाँ पर उनका घर में आकर के उनको निकाले। झारखंड में हर साल बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड जंगल छोड़ इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं। मदमस्त हाथियों और इंसान के बीच संघर्ष में कभी इंसान की जान जाती है तो कभी गजराज की। सवाल यह है कि आखिर हाथियों और इंसान के बीच हर समय बनने वाले संघर्ष की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? झारखंड में पिछले 1 दशक में हाथियों का इंसान के साथ संघर्ष बढ़ा है। जंगल छोड़ बस्ती की ओर कदम बढ़ाते मदमस्त हाथियों का झुंड एक ओर जहां इंसानी जीवन को नुकसान पहुंचाता है तो कभी हाथियों की जान भी चली जाती है। घर फसल की होने वाले नुकसान के बीच गांव में रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। आज 3-4 दिनों से पलासी पंचायत के विभिन्न टोलों में, जैसे हम लोग का किशनपुर में करीब 1 एकड़ में लगे आलू के फसल को नष्ट किए। आखिर गजराज का आतंक क्यों बढ़ा है? दरअसल संघनित वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। जंगल में अब हाथियों को भोजन की कमी हो रही है। हाथियों का कॉरिडोर डिस्टर्ब हुआ है। विकास के नाम पर हाथियों के आवासीय क्षेत्र में बसने का खामियाजा भी हो रहा है। गांव में महुआ शराब भी करते हैं हाथियों को आकर्षित। कई क्षेत्रों में घने जंगलों के बीच से सड़क और रेल लाइन का गुजरना भी एक वजह है। वैसे पर्यावरणविद भी मानते हैं कि ऐसे हालात के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। थोड़ा टफ तो है, लेकिन मुश्किल यह है कि उसमें मनुष्य को ही आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसका जो एक कॉरिडोर को एक डिमार्केट किया जाए, क्या उसका कॉरिडोर है, वहां जो लोग रहते हैं लोगों को अवेयर किया जाए कि उनके क्षेत्रों में मत आइए आप। राज्य का वन विभाग भी मानता है कि विकास के नाम पर हुए कार्यों से हाथियों का होम रेंज कम हुआ है। ऐसे में विभाग जंगली इलाकों में अधिक से अधिक बांस के पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम कर रहा है। हम लोगों ने पूरे राज्य में क्विक रिस्पांस टीम बनाया हुआ है। जिस एरिया में हाथी माइग्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उस एरिया में वो लोग निगाह रखते हैं
और इस तरह के नुकसान को कम से कम करने का प्रयत्न करते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते 20 महीने में हाथियों के हमले में 137 लोगों की जान चली गई है। सरकार हाथियों के हमले में मारे जाने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। 2017 से अब तक सरकार ने 444 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। जाहिर है हाथियों का बढ़ता खतरा विकास के साथ ही वन क्षेत्र की प्राकृतिक परिवेश को बिगाड़ने वाली व्यवस्था के लिए भी एक सबक है। यदि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में गजराज के साथ ही कई दूसरे जंगली जानवरों के गुस्से का भी हमें शिकार होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश, गुमला से सुशील और खूंटी से अरविंद के साथ रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।